ओके, चेक करो चेक करो। आई होप कि आप मुझे देख पा रहे हैं, राइट? तो गुड आफ्टरनून सर। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? नहीं हो रही होगी सर, वीडियो नहीं चल रहा है। क्या बात कर रहे हो यार? चल रहा होगा, चल रहा होगा। चेक करो चेक करो, है ना? वेट कर लिया करो, 1 से 4 मिनट के बीच का वेट कर लिया करो, है ना? कुछ गड़बड़ होती कभी कभी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम। हाँ आगे आगे नहीं आ गया। हाय 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 सर, गुड आफ्टरनून। आगे आ गया आगे आ गया, है ना? चलो सर, डीपीपी नंबर 1 2 था। हाँ यस मेरे प्यारे बच्चों, आज हम, जैसा मैंने कहा था आपसे होमवर्क में, हम आज डीपीपी नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हमारे मूल कॉन्सेप्ट की जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे, राइट? लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फिनिश किया था, है ना? आज हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस पे बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में जाने से पहले मेरे बच्चों आपसे कहा था कि ये लॉ की कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ऐसे पार्ट आईआईटी जेईई के हिसाब से जो केवल इंफॉर्मेटिव हैं, जिनमें हमें बहुत समय नहीं लगाना है, उस तरह के लॉ हैं ये। तो जेईई एडवांस के हिसाब से न तो इस सिलेबस में मेंशन है, ना जेईई मेन के सिलेबस में मेंशन है, एनसीईआरटी की बुक में है। तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट पर इसको ध्यान रखें बस केवल, है ना? तो ये जो लॉ है सर, वीडियो की क्वालिटी क्या आ रही है? ठीक आ रही है, नहीं आ रही? क्या बोलो लिखा है? ओके 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 ओके, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लॉ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, रिस्टर ने दिया था। मतलब एक तरीके से कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग लॉ नहीं है। ये उन 3 एलिमेंट के बीच में आप लॉ को लगाओगे जिनकी आपस में एक दूसरे से रिएक्शन होती है। जैसे मैं लास्ट क्लास में कहा था, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर लिया तो हाइड्रोजन सल्फर से H2S बनेगा, या कार्बन और सल्फर से CH2 बन जाएगा, या हाइड्रोजन और सल्फर से H2S बन जाएगा, है ना? ओके, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। डीपीपी नंबर 1 और 2 हम आज ही इस क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, या एटलीस्ट कुछ एक सब टॉपिक खत्म हो जाए हमारा, फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके ओके। तो अब देखो मेरे बच्चों, ये जो लॉ है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं, या इसको आप विद एग्जांपल समझ लें कि सर इसमें क्या होगा कि 3 एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे। पहले लॉ को समझ लें, समझने के बाद लिखना उसको आपके लिए आसान हो जाएगा मेरे बच्चों। कंसीडर 3 एलिमेंट्स दोज विच कैन रिएक्ट विद ईच अदर। लास्ट क्लास में जाने से पहले भी कहा था और दोबारा सुन लें। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने 3 अलग अलग एलिमेंट लिए। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन CO2 बनता है, हर बच्चे को समझ में आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से मेरे प्यारे बच्चों वाटर बनता है, वो भी समझ में आता है। और कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन, इथेन वगैरह आपने पढ़े हुए हैं, वो बनते हैं। तो हमने मीथेन एग्जांपल ले लिया। अब क्या करना है मेरे बच्चों आपको कि इन कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका मास का रेशियो निकाल लो, ठीक है? तो CO2 में 1 मोल कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, उसका मास लिख लो। H2O में H और O, H2 मतलब हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है बेटा 1 मोल में। H2O में 1 मोल O है 16 ग्राम है। मीथेन में कार्बन 12 ग्राम और हाइड्रोजन 4 ग्राम है। तो आप आराम आराम से इनका मास रेशियो लिख लो, है ना? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर रहा हूं 2 कंपाउंड पर। एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है ऑक्सीजन। आप बोलोगे ठीक है सर, ये दोनों सेपरेटली कार्बन से रिएक्ट करके अलग अलग, सेपरेटली मतलब अलग अलग, HC से रिएक्ट करके मीथेन बना रहा है मेरे बच्चों, O सेपरेटली कार्बन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो थर्ड एलिमेंट है कार्बन, थर्ड एलिमेंट जो कार्बन है उसका मास हम फिक्स करेंगे। कैसे? देखो आराम आराम से, इन दोनों ही कंपाउंड के अंदर कार्बन का जो मास है वो मेरे प्यारे बच्चों फिक्स्ड है 12 ग्राम। आप बोलोगे ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब जो मीथेन है मेरे बच्चों, इस मीथेन के अंदर आपके हाइड्रोजन का जो मास है वो है 4 ग्राम। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, इन 2 एलिमेंट का, कौन से 2 एलिमेंट जिन्होंने सेपरेटली थर्ड एलिमेंट कार्बन के फिक्स मास से रिएक्शन की है, तो उनका मास का रेशियो निकाल लो। तो कितना आया बेटा? फिक्स मास कौन है? कार्बन, थर्ड एलिमेंट कार्बन है, उसका फिक्स मास 12 ग्राम। 12 ग्राम के साथ में हाइड्रोजन 4 ग्राम अटैच हुआ है
और ऑक्सीजन 32 ग्राम अटैच हुआ है। बोलोगे ठीक है सर। तो इसमें जो मास रेशियो है H और O का वो हो जाएगा 4:32। सिंप्लीफाई करिए 1:8। क्या आएगा बेटा? 1:8। ठीक है ना? ओके ठीक है, चलो मेरे बच्चों ये आ गया। अब नाउ व्हेन बोथ एलिमेंट्स कंबाइन डायरेक्टली, ये दो एलिमेंट कौन कौन सी नंबरिंग कर रखी है? H और O। जब ये कार्बन के फिक्स मास से सेपरेटली रिएक्ट कर रहे थे तो इनका मास का रेशियो निकाला हमने, कितना है बेटा? 1:8। अब जब ये H और O डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो रहे हैं तो इसमें H और O का जो रेशियो है वो आ गया 2:16। आप बोलोगे हाँ सर 1 मोल H2O में 2 मोल H ग्राम है और 16 ग्राम O है, तो इनका आपने मास का रेशियो निकाला, वो कितना आया? 2:16 मीन्स 2:16 मीन्स 1:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी को भी रेसिप्रोकेट, किसी को भी इंटरचेंज करने को फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे घुमा दें, आप कार्बन को और ऑक्सीजन को एलिमेंट लें, थर्ड एलिमेंट आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे तीनों में से कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने थर्ड जो एलिमेंट जिसका मास फिक्स किया था वो था कार्बन, और पहले उनका मास का रेशियो निकाला, और अब डायरेक्ट जब ये एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं मेरे बच्चों तो मास का रेशियो निकाला। तो रिश्टर के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है या तो सेम आता है मेरे बच्चों, या फिर एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल आएगा, जैसे 1:2, 1:4, इस तरीके से। तो आप आराम से, ये जो लॉ है इसमें हमेशा 3 एलिमेंट ही कंसीडर किए जाएंगे, वो 3 एलिमेंट जिनकी आपस में एक दूसरे से रिएक्शन होती है और कंपाउंड बनता हो, प्रोडक्ट बनता हो। ठीक है, तो उसमें आपको ये चॉइस आपकी होती है कि आप उनमें से 2 एलिमेंट कौन सेलेक्ट करेंगे और थर्ड एलिमेंट कौन रहेगा जिसका आप मास फिक्स करेंगे। तो मैंने वो थर्ड एलिमेंट कार्बन लिया, उसका फिक्स मास लिया 12 ग्राम, और दोनों एलिमेंट का मास का रेशियो इन दोनों के जो सेपरेट कंपाउंड बन रहे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट का कार्बन के साथ और ऑक्सीजन एलिमेंट का कार्बन के साथ, तो क्या बन रहा है? CO2। तो इन दोनों में इनका मास का रेशियो ले लिया, और जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं तो मास का रेशियो ले लिया। या तो मेरे बच्चों सेम आता है या सिंपल एक दूसरे का मल्टीपल आता है। ठीक है ना? तो अभी आप पहले आराम से अब देखेंगे, समझने के बाद अगर इस लॉ को देखोगे तो जाकर ही आपको लॉ समझ में आएगा कि सर ये क्या बोल रहा है। दैट मास रेशियो ऑफ 2 एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड विद, आराम से देखो, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। हमारे केस में थर्ड एलिमेंट था मेरे बच्चों कार्बन, फिक्स मास था इसका 12 ग्राम। तो मास रेशियो ऑफ 2 एलिमेंट्स कौन कौन थे बेटा? ये H और O व्हेन कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट इज सेम, हमारे केस में सेम आया था, और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो ऑफ बोथ एलिमेंट। ये कौन कौन एलिमेंट थे मेरे बच्चों? H और O। ठीक है, उनके मास रेशियो के व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली का मतलब जब H और O ने डायरेक्टली कंबाइंड किया तो वाटर बना था, तो उसमें जो मास रेशियो आएगा, और जो थर्ड एलिमेंट के साथ में कार्बन लिया था हमने, उसका जो फिक्स मास लिया था उसके साथ में जो रेशियो आएगा इसका, वो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसी का एग्जाम्पल है कि हमने थर्ड एलिमेंट कार्बन लिया, उसका फिक्स मास लिया, इसके साथ में कंबाइंड H और O का मास रेशियो निकाल लिया, और एक डायरेक्टली निकाल लिया। कब? जब ये 2 एलिमेंट एक दूसरे रिलेट करके क्या बना रहे मेरे प्यारे बच्चों? वाटर। तो इन दिस केस मास रेशियो ऑफ H एंड O इज सेम। तो अगर आप कोई और एग्जांपल लेंगे तो मास रेशियो या तो सेम आएगा या सिंपल एक दूसरे का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये लॉ जेईई एडवांस में मेन में आज तक कभी पूछा नहीं गया है, एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है, केवल इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर गलती से आप कोई किताब पढ़ेंगे उधर तो आपको ऐसा ना लगे मैंने लॉ सुना हुआ नहीं है, दैट्स ऑल। तो इसकी कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं हमारे जेईई में या एडवांस की हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है ना? चलिए, तो ये कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला नहीं है। तो जो लॉ है ये ऐसे कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, आप एनसीईआरटी की बुक केवल पढ़ लीजिएगा, उतना काफी है। ठीक है ना, इस पार्ट पर, क्योंकि इसमें अन्य से टाइम नहीं खराब करना है। जो चीज जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जेईई मेन के लिए भी सिग्निफिकेंट नहीं है वो बस सुन लेने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पर आएंगे, या पहले एक और सिंपल लॉ देखिए आप कि हम सर एक लॉ होता है एवोगैड्रो लॉ। क्या लॉ होता है बेटा? एवोगैड्रो लॉ। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों कि 2 गैसेज हैं, ले लो साहब, सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है बच्चों, मान लो ये कंटेनर है, अब आप जो एक कंटेनर लोगे ऐसा का ऐसा ही आपको सेम वॉल्यूम का दूसरा कंटेनर लेना है बेटा। आप बोलोगे ठीक है सर, इन दोनों के प्रेशर टेम्परेचर भी आपको सेम लेने हैं, इन दोनों का क्या लिखा हुआ है, सेम वॉल्यूम, तो इनका वॉल्यूम भी V और V सेम रहेगा। तो एवोगैड्रो के हिसाब से अगर आप सेम वॉल्यूम लेंगे तो सेम प्रेशर टेम्परेचर अगर मेंटेन करेंगे तो सर के हिसाब से इनके अंदर जो किसी भी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम आएंगे। जैसे मान लो आपने कोई गैस X ले ली मेरे बच्चों, तो X गैस के जो यहां पर पार्टिकल्स होंगे इस वेसल में और इस वेसल में, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, नंबर ऑफ X मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों ही कंटेनर में क्या आएंगे मेरे बच्चों, सेम आएंगे, सेम आएंगे बिट्टू। इसको ये एवोगैड्रो सर ने बोला, इसको बहुत इजी तरीके से समझो, क्योंकि आज आप तो मॉडर्न टाइम के बच्चे हो, ये तो बहुत वर्षों पुराने, मतलब 10-50 साल से भी ज्यादा पुराने लॉ हैं। तो इसको आप आज के टाइम के हिसाब से अगर समझते हो तो बहुत आसान है। आप बोलो कैसे, आपने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी हुई है मेरे बच्चों, आप बोलोगे पीवी इक्वल टू nRT। अब आप आराम से देखो, अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर दो गैसेस के सेम रहेंगे, ये भी सेम मेरे बच्चों, ये भी सेम, ये भी सेम, तो अनडाउटेबली इस लॉ के हिसाब से वो गैस चाहे तो आप अलग अलग ले लें, चाहे आप उन एक गैस मान लो CO2 है, उसी को आप दो अलग अलग कंटेनर में भी ले सकते हैं, दो अलग अलग गैस भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहां पर इनके हिसाब से सर कोई भी दो गैस अगर हैं, ठीक है, तो उन गैसेस के प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम अगर सेम करोगे तो सर के हिसाब से उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। मैं बोलता हूं आपने क्योंकि पीवी nRT पढ़ा हुआ है, तो आप तो बड़े प्यार से देखो कि कोई भी दो गैसेस जिनके PVT सेम होंगे, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके मोल्स सेम होंगे। अब आप जानते हो मोल्स अगर सेम होंगे तो फिर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको समझना आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा आसान है। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एवोगैड्रो लॉ। सर ने एवोगैड्रो एक कांस्टेंट भी रखा था, आपको याद होगा, एन उसकी वैल्यू बताई थी मैंने आपको, तो बहुत ज्यादा होती है। तो ये लॉ भी फंडामेंटल लॉ है, एसएच इसका भी कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं। अगर मैं जेई एडवांस के हिसाब से बात करूं या जेई ये मैन के हिसाब से क्या है, पूछ रहे हैं गलती से तो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 लाइन लिख दी और बोला ये लॉ किसका है। जेई मैन सिंपल क्वेश्चन कर सकता है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में जो भी लिखा है उस पर सिंपल क्वेश्चन जेई मैन दे सकता है, ठीक है ना। सर आपकी बुक कवर कैसे करनी है, अरे कर लेंगे भाई, कर लेंगे, करेंगे, बताएंगे। बार बार टाइप क्यों कर रहा है हिमांशु बेटा, बता देंगे, है ना। आप अभी अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरी बुक की आप एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको उसका दिखाया होगा, 18th एडिशन मेरी बुक का जो है 18th एडिशन आप ले लीजिएगा, नया एडिशन है 18th एडिशन ऑफ एन अवस्थी। ये जो सर हैं एन अवस्थी, इनको लक बाय चांस अब आप जानते हैं, ठीक है। तो इनका जो 18th एडिशन है उसको लेकर आप चाहें तो अभी इनकी बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं। क्या स्टार्ट करोगे मेरे बच्चों, एन अवस्थी की बुक से एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर दो। उससे क्या बेसिक लेवल बहुत स्ट्रांग बनेगा, और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते फ्लो बन रहा है तो इट्स मीन आपका बेसिक लेवल एकदम बढ़िया हो चुका है, फिर आप फर्दर और लेवल पर मुझसे बात कर पाएंगे, ठीक है ना। सर कोई डाउट हो तो कैसे, अरे मेरे बच्चे डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, जब मैं डिस्कस करूंगा बुक को 18th एडिशन को तो आपको बता दूंगा कि बेटा जैसे डीपीपी आज हम 1 और 2 डिस्कस करेंगे, ऐसे ही कभी बुक का डिस्कशन करेंगे तो आपको मैं पहले बताऊंगा कि बच्चों यहां से लेकर ये प्रॉब्लम करके आना। जब आप करके आएंगे तो डिस्कशन करेंगे, पहले बुक तो परचेज करें, जब बच्चों के पास बुक आ जाएगी तब बात करेंगे, ठीक है। ओके, एडिशन 18th होना चाहिए, बच्चे बार बार पूछते हैं, और अगर 18th नहीं है तो 17th से भी हम काम चला सकते हैं। दोनों एडिशंस में माइनर डिफरेंसेस हैं, 17th के बाद 18th मैंने माइनर जो करेक्शन है वो किए हैं, लेकिन अगर इससे ओल्ड है तो उनका फॉर्मेट मैच नहीं करेगा बेटा, है ना। अपन प्रॉब्लम्स के नंबरिंग की बात करेंगे, फॉर्मेट का तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन दोनों में से बेस्ट है, जब ले ही रहे हो तो अपन लेटेस्ट एडिशन लें जो अब आ चुका है इंडियन मार्केट में, न्यू दिल्ली वगैरह में सब में अवेलेबल है ना। चलिए, तो ये लॉ हो गया मेरे प्यारे बच्चों।
तो इसमें जो बच्चे बहुत सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं, जिनको अच्छा होमवर्क चाहिए, ज्यादा करना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो इस बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 n/3 से स्टार्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, अब आगे बढ़े मेरे बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट लॉ, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। थोड़ी देर बाद हम जेई मैन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में एंटर कर जाएंगे, थोड़ी देर बाद पेशेंस रखें। ये भी एक थियोरेटिकल जो लॉ है वो किसके लिए बनाया बेटा? एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। यस, ये अंडरस्टूड है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये लॉ ये बोलता है कि कोई भी दो गैसेस अगर आपस में केमिकली रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उनको आपको सेम कंडीशंस पे लेना पड़ेगा, मतलब अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिखा होगा कहीं ना कहीं। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइंड इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। और अगर मान लीजिए उन गैसेस से बनने वाला प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो उसका भी वॉल्यूम सिंपल रेशियो में होगा। एंड formed product if gas are also obtained in simple ratio। तो आप आराम से देखो मेरे बच्चों, at similar condition temperature pressure simple reaction है H2 plus Cl2 converting into 2HCl। तो आराम से देखो मेरे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम बनाएगा। मान लीजिए अगर आपने वॉल्यूम का मतलब ml लिया तो 1 ml of hydrogen, 1 ml of Cl2 will react and form 2 ml of HCl। सपोज किसी बच्चे ने वॉल्यूम को ml की जगह लीटर लिया, ये उसका राइट है। तो अगर आप 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर of H2 will react with 1 liter of chlorine and form 2 liter of HCl। ये सर का लॉ था जिसमें आपको इनका वॉल्यूम का रेशियो देखना। तीनों गैस है मेरे प्यारे बच्चों, यस, जी जी जी। तो इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया बेटा? 1:1:2, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों गैसें जब एक दूसरे से कंबाइन हो रही हैं तो इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा? सेम, 1:1। अब क्योंकि प्रोडक्ट भी गैस है तो उस पर भी आप एक कॉन्सेप्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन सब का वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया? सेम आ जाएगा। सेम बोल दीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रोडक्ट अलग है, उसकी स्टोइकियोमेट्री अलग है बेटा, तो फिर उनका वॉल्यूम का रेशियो जो है वो सिंपल आएगा, बस ऐसा बोल दीजिए। आर ऑल्सो ऑपरेट इन सिंपल रेशियो, सैंपल नहीं सिंपल, है ना। ऑपरेटर ने वर्ड गलत टाइप कर दिया, सिंपल रेशियो। और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे बच्चों, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है मेरे बिट्टू, और ये बना रहा है मेरे बच्चों 2H2L। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, ये 2H2L लिखा है, L का मतलब लिक्विड। तो आपने जो मोल कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पढ़ा हुआ है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। वाटर का मोलर मास होता है मेरे बच्चों 18 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल वाटर का वॉल्यूम केवल 18 ml होता है। कितना होता है? 18 ml होता है। और आप अगर रूम टेम्परेचर के आसपास किसी भी आइडियल गैस का अगर वॉल्यूम निकालोगे मेरे बच्चों तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर होता है 22.4 लीटर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम और भी बढ़ सकता है, जैसे 298 केल्विन या 300 पर वॉल्यूम और भी 24 लीटर से भी ज्यादा हो जाता है। तो गैसेस के सामने लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो आप अगर इस लॉ को यहां लगा रहे हैं, सामने देखो, इसका मतलब हुआ 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2 एंड फॉर्म नेग्लिजिबल। यहां नहीं लगाना है, गैलुसेक लॉ लिक्विड के लिए नहीं है। इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या रहा मेरे बच्चों रिएक्टेंट का? 2:1। तो ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम। उसका रीजन क्या है बताता हूं मैं आपको। देखो 1 लीटर, मान लो आप आइडियल गैस कोई भी ले रहे हैं, ठीक है, या चलो 1 लीटर की जगह मैं आपको सिंपल बोलता हूं, बहुत जल्दी मेरी बात समझ में आएगी। मेरे पास मान लो 1 मोल आइडियल गैस है, तो 1 मोल आइडियल गैस है तो इसका वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों?
आप बोलोगे सर 22.4 लीटर मीन्स 22400 ml, ये देखो, ठीक है। जबकि अगर आप 1 मोल वाटर लोगे तो 1 मोल वाटर का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, 18 ग्राम और 18 ml। वाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर हम क्या लेते हैं प्रैक्टिकली 1 ग्राम पर ml। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि सर वाटर को आप 0 डिग्री या 10 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री पर लोगे तो उसका वॉल्यूम मोर और लेस 18 ml रहेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि वाटर का मैं जो वॉल्यूम लूंगा, चाहे आप 1 डिग्री पर लें, चाहे आप 2 डिग्री पर लें, चाहे 25 डिग्री पर लें, तो उसका जो वॉल्यूम है मोर और लेस वो 18 ml आएगा। तो वाटर का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं गैलुसेक लॉ लगा रहा हूं, एक सेकेंड, अगर मैं गैलुसेक लॉ लगा रहा हूं तो वो लिक्विड पर नहीं लगेगा। तो आप बोलिए वॉल्यूम रेशो, यहां दोनों का क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या आ गया मेरे बच्चों, 2:1। ये लीजिए 2:1 आ जाएगा। तो जो गैलुसेक का लॉ है वो आप गैसियस रिएक्टेंट और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो उस पर भी इस लॉ को एक्सटेंड कर सकते हैं। देख लीजिए आराम से। सर डीपीपी में लास्ट में कोटा फैक्ट्री की तरह एक चॉकलेट क्वेश्चन ऐड कीजिएगा प्लीज। नहीं बेटा, मैं किसी से भी अपना कंपैरिजन कभी नहीं करता हूं, समझे। प्रतीक नंदी जो भी लिख रहे हो आप फालतू बातें नहीं लिखो बेटा, है ना। हमें किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, समझे। कोटा फैक्ट्री में अगर देखोगे तो उसमें 6th रैंकर जो लड़की दिखा रहे थे वो मेरी स्टूडेंट थी, मीनल पारेख, 6th रैंक आईआईटी में। लड़की की समझते हो, आज तक की हिस्ट्री में जितना मुझे नॉलेज है, अंडर 10 में आज तक 3 लड़कियां आई हैं अंडर 10 में आईआईटी एडवांस में रिजल्ट में, 2 मेरी स्टूडेंट रही हैं, दोनों 6th रैंकर आई थी, मीनल पारेख और अदिति लड्डा। तो मैं कभी भी अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करता हूं। दुनिया में सब अच्छे होंगे लेकिन अपन बहुत बढ़िया हैं और आप भी बहुत अच्छे हो। हमें किसी से कंपैरिजन किसी को नहीं देखना है वो क्या कर रहा है, हमें अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट आपको सर्विस देनी ताकि आप बहुत अच्छे कर पाओ। मेरे को आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करना है, बहुत अच्छा पढ़ाना है ताकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए और नहीं मेहनत कर रहे हैं तो फेल हो जाए। वेरी सिंपल, इसमें क्या सोचना है, वेरी सिंपल। ओके, तो ये मेरे बच्चों गैलुसेक लॉ पर हम बात कर रहे थे। ये एक फंडामेंटल लॉ है, बस बेसिक लेवल पर देखो क्या मैं गाइड करता हूं आपको। तुम लास्ट क्लास से जो लॉ अब तक पढ़ रहे हो ये जेई एडवांस में नहीं आते। जेई मेन में कभी क्या है कि लॉ आ जाए लिखा हो, मान लो 2 लाइन लिखा आ गया और पूछ रहा है दिस लॉ इज गिवन बाय, मान लो गलती से, बहुत उनको बेसिक प्रॉब्लम देना है, तो फिर आपको बस उतना याद होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने लॉ प्रपोज किया, दैट्स ऑल। हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बेसिक लेवल का नॉलेज होना चाहिए इनका, क्योंकि इन पर आप कोई जबरदस्त न्यूमेरिकल कुछ बनने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल अब बनेंगे, अब हम जिन सेक्शन में आने वाले 2-3 लेक्चर पे बात करेंगे, अब देखिएगा आप स्टोइकियोमेट्री का लेवल कैसे कैसे चेंज होगा। अब आप मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए स्टोइकियोमेट्री में बहुत जल्दी आने वाले समय में एंटर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस आर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी जहां आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस बनेगा। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट को कवर किया है। तो जिन्होंने शुरू के 3-4 लेक्चर बढ़िया से अटेंड करे हैं, रिवाइज कर रखे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हम यूपी बोर्ड से हैं तो आपका क्लास करके 90% तक ला सकते हैं, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। आप 90 से ऊपर लाओ, 92 लाओ, 5 लाओ, 100 लाओ, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है बेटा, ट्राई करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आपकी एज के हिसाब से या आपके 11th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई मेन में। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आराम से देखो मेरे बच्चों। तो देखो, एक होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का जब हम लिखते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर वेरियस उसके जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल में कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। जैसे आपने मेरे बच्चों H2O का नाम सुना हुआ है, तो वाटर के अंदर, वाटर एक कंपाउंड हो गया,
उसकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होगी, उसका मॉलिक्यूल। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स अगर आप बता रहे हो तो वो उसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आराम सुने, बेंजीन का फॉर्मूला आपने सुना होगा। आपने बोला बेंजीन, याद आ गया कि सर हाँ सर C6H6। तो बेंजीन के का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H6 है। मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन is containing 6 atoms of carbon and 6 atom of hydrogen। अब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता दिए तो वो तो हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका अगर एक सिंपल रेशियो बता रहे हैं, सिंपल का मतलब है 1 2 3 4, कोई फ्रैक्शनल कोई रैशनल वैल्यू उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में लेना होता है। देखो इंपिरिकल फॉर्मूला ये अर्लियर डेज के हिसाब से डिफाइन किया गया है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स जिस सिंपलेस्ट रेशियो के साथ में प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। आराम से देखना मेरे बच्चों, जैसे मान लो आपने बोला बेंजीन, आराम आराम सुनो मेरे बच्चों, आपने बोला बेंजीन। अब बेंजीन होता है बेटा C6H6। तो आराम सुनो, बेंजीन एक कंपाउंड है, उसमें दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। ये उसका मैंने अगर एक मॉलिक्यूल लिया, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एलिमेंट जिसका एग्जिस्टेंस नेचर में है, बेंजीन ये रहा बेटा C6H6। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल में मुझे 12 एटम्स नजर आ रहे हैं, 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हो तो ये कहलाएगा मेरे बच्चों क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहलाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। और अगर आप इंपिरिकल फॉर्मूला लिखोगे, शॉर्टकट में लिख रहा हूं जगह कम है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला इसका आएगा CH ओनली। क्यों, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आप उनका सिंपल रेशियो ले लो तो आएगा 1:1। मींस इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपल CH लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, CH, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको बताया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये लो, और ऐसे बोल लीजिए एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब 1 मोल तुम एक कंपाउंड ले रहे हो तो उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के मोल बताओ। इसको ऐसे बोल रहा हूं, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। या फिर आप मॉलिक्यूल के लेवल पे बोल लो, जो अच्छा लगे। मान लो कोई मेरा बच्चा ऐसे बोलता है, मान लो कोई बिट्टू है हमारा ऐसा बोल रहा है, 1 मोल मेरे पास सर H2O है। बहुत बढ़िया बेटा, तो 1 मोल H2O बोलोगे तो मैं बोलूंगा इसमें 2 मोल इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है और इसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। वेरी सिंपल है ना। और आप बोलोगे मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो फिर मैं बोलूंगा मेरे पास इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और साथ में 1 एटम इसमें किसका है मेरे बच्चों, O का है, 1 एटम ऑफ O है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप मॉलिक्यूल के लिए बात करना चाहते हैं या उसके लिए एक मोल के लिए बात करना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस रेशियो मालूम होना चाहिए। जैसे वाटर है, अब वाटर में H और O का रेशियो क्या आ गया बेटा, H एंड O रेशियो। तो आप बोलोगे सर वो आया 1:2:1 H और O का। अब आप इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कैसे करोगे। अगर मान लीजिए मैं इसको और 2 से डिवाइड कर दूं तो चक्कर पड़ जाएगा। H और O का 2:1 है, तो अब मान लो मैं इसको और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0.5 हो जाएगा। तो नो फ्रैक्शनल नो रैशनल वैल्यू। जो भी मॉलिक्यूल है उसमें किसी भी एलिमेंट का कम से कम एक एटम होना चाहिए। इजी लैंग्वेज में होल नंबर मतलब एक नंबर मिनिमम उसका होना चाहिए। वैसे तो नेचुरल नंबर बोलना चाहिए और अच्छा बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 2:1 है, 2:1 से और छोटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका इंपिरिकल जो फॉर्मूला है,
इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अगर मैं वाटर बोलूं तो वो भी सेम ही आएगा, या ऐसे लिख दूं एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो वो यही रहेगा सेम H2O, क्योंकि 2:1 को हम और सिंपल नहीं कर सकते हैं। तो यहां आओ मेरे बच्चों, इधर देखो मेरे बच्चों, मान लो कभी आपने ग्लूकोज का नाम सुना हो C6H12O6, आराम से देखिए। तो ये ग्लूकोज का मैंने एक मॉलिक्यूल, बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीख जाओ फटाफट। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया तो इसमें 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के हैं, और 6 एटम्स इसमें ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, अब 6, 12 और 6, तो इसको अगर आप सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आप 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1:2:1। मतलब आप इसको 6 से डिवाइड कर दो तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा बेटा CH2O। मैंने क्या किया, HO और जो C है उनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया, तो ये CH2O आ गया। फिर आपने लिया CH3, ये आपने जो लिया C6H8 कंपाउंड लिया, वो C3H4 हो गया। C3H4 से नीचे आप नहीं जा सकते हैं, अगर आप इसको और डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। C2H6, इसको सिंपलेस्ट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो CH3 आ जाएगा। वाटर है, वाटर को और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे वरना O जो है वो 1 से कम हो जाएगा। तो कई बार इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, और कई बार इंपिरिकल फॉर्मूले को के अंदर जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं उनको n से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उससे फिर हमारा बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द वैल्यू ऑफ n वेयर इज 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग। ये देखो, इधर देखना मेरे बच्चों, आराम आराम से। अगर कभी भी आपको इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिंक करना हो मेरे बच्चों, आराम से देखिए। अगर आपको एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, जहां पर n की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 रहेंगी, नो फ्रैक्शनल नो रैशनल वैल्यूज। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में आपको कभी n कैलकुलेट करना हो तो अगर आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मास कैलकुलेट किया है और आपने इंपिरिकल फॉर्मूले से मास कैलकुलेट किया है, उसके रेशियो से n निकल जाता है ना। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आए कि कभी कभी इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे और कई बार वो सेम नहीं होंगे। ठीक है सर, कमेंट दिख नहीं रहे हैं क्या सर? सुक्रोज रेशियो ऑफ एटम्स आर नॉट सिंपल। हाँ मेरे बच्चों, अतुल कृष्णा ने लिखा है सर सुक्रोज रेशियो ऑफ एटम्स आर नॉट सिंपल। ओके, आई स्टडी इन 10th ICSE बोर्ड। अरे बेटा ये तो 11th क्लास है, क्या लेगा? ठीक है, ओके। तो देखो सुक्रोज का पूछा एक बच्चे ने, बता देता हूं मैं। तो देखो सुक्रोज जो है मेरे बच्चों होता है सुक्रोज, जरूरी नहीं कि मैं हर बच्चे का आंसर कर पाऊं। सुक्रोज था मेरे बच्चों C12H22O11। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आप आराम से देखिए, 1 मॉलिक्यूल में 12 एटम्स कार्बन के हैं, 22 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 11 एटम्स ऑक्सीजन के। तो मैं इसको और सिंपल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये ऑलरेडी 11 पे है, ये 12 पर है। मान लो मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा लेकिन 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा। तो रैशनल या फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुक्रोज के लिए इंपिरिकल जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर होगा। ठीक है, तो कई बार हमारे लिए इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए जिनको लिखना हो। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, इससे जेई मेन में प्रॉब्लम आते हैं। आप लास्ट फ्यू ईयर्स की प्रॉब्लम उठा के देखेंगे तो वहां पर इंपिरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से प्रॉब्लम मिल जाएंगे, है ना। ओके, किसका मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फॉर्मूला तो सेम होगा? अरे ये रहा ना सामने एग्जांपल मेरे बच्चे, इतने सारे एग्जांपल दिए, अभी सुन नहीं रहा है मेरे बच्चे। H2O ले लो, H2O में क्योंकि H ऑलरेडी 2 पर है, O 1 पर आ चुका है, तो इस केस में इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर होगा बेटा।
इतनी सी बात यार, एग्जाम्पल दे रहा हूं फिर भी लिख रहा मेरे लाल। आपने अभी भी एग्जाम्पल लिया C12H22O11। आपने कभी अमोनिया का नाम सुना होगा NH3, आप बोलोगे यस सर। इन सब में इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर जा रहे हैं, और जहां सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, अभी बताया था मैंने आपको। तो जैसे मीथेन इथेन है C2H6, बेंजीन है, टोलुइन है, टोलुइन तो फिर भी आपका C6H5CH3 हो गया। तो इसको देखो आप, तो जो बेंजीन है या इथेन है, जैसे ये देखो C6H6, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जहां पर आप इनको सिंपलेस्ट रेशियो में ला सकते हैं। H2O2 आराम से देखो, H2O2 को बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सामने देखना मेरे बच्चों, सामने देखो। अब आप अपने मन से आंसर दो कि इनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा। सोचना स्टार्ट। इतना सुनने के बाद हम ये सोच रहे हैं मेरे बच्चों कि सर ये जो मीथेन के बाद इथेन आता है, इथेन आ गया, इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, बेंजीन का क्या आएगा, और H2O2 का क्या आएगा। तो आपकी खोपड़ी चल रही है, भगवान ने बहुत शानदार दी है। तो आराम से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा बेटा CH, 6 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करो हो जाएगा HO। तो ये मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला कई सब्सटेंसेस में सेम होंगे और कई में अलग अलग होंगे। ये लीजिए, हो गया। डीपीपी डिस्कशन बोला था मैंने, जो बच्चे क्लास में टाइम पे आए थे उनके लिए बोला था मैंने कि हम डीपीपी डिस्कशन की बात करेंगे। अब सुनो, ये जिस पार्ट पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला, एन के वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है कि जब मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब हम निकालते कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब इसको आपको सीखना है सारे बच्चों को। कमेंट लिखना बंद, अब कमेंट लिखना है, स्क्रीन पे फालतू कमेंट ना करें। अब हमको ये सीखना है कि सर इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से बेसिक लेवल पर या थोड़े और बेटर साइड पर आ सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको वाइब्रेंट एकेडमी की मोल कॉन्सेप्ट की शीट भी मिल गई होगी, तो वो भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए कुछ समय बाद, लेकिन पहले बेस बन जाए हमारा अच्छा, फिर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स है। एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन एक सिंपल वैल्यू रहेगा बेटा, जो इंटीजर वैल्यू का 1 2 3 4 5 6 समथिंग है ना, जिससे आप इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिंक कर पाओगे। अब सामने देखो मेरे बच्चों, इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वेट परसेंट ऑफ गिवन एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 100। ऐसा कई जगह प्रैक्टिस में देखा गया है, हालांकि कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है, मुझे तो नहीं मिला ऐसा कोई इंटरनेशनल रूल, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मास परसेंट को अगर मैं ऐड करता हूं, या वेट परसेंट बोल दीजिए, वो अगर 100 नहीं आ रहा है, 50 60 70 75 79 90 95, तो रेस्ट जो परसेंट है वो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन का माना जाता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। देन रिमेनिंग परसेंटेज इज कंसिडर्ड टू बी ऑक्सीजन। जैसे कोई बच्चा बोलेगा एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड जिसमें 80% कार्बन है, 15% उसमें हाइड्रोजन है, तो ये हुआ बेटा 95। तो रिमेनिंग परसेंट बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन का ही माना जाएगा इफ अदर एलिमेंट इज नॉट मेंशन। तो एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं। क्या, एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल जो फॉर्मूला है वो है HO। क्या है बेटा, HO है, और इन्होंने लिखा है कि इसका जो मोलर मास है वो है 34 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, मतलब 1 मोल का मास 34 ग्राम है। तो ये बोलते हैं कि फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले HO दे रखा है मेरे बच्चों, तो HO जो है ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, आप बोलोगे यस सर। तो इसका मास कितना हो गया, तो मास जब आप निकालोगे तो मास कितना हो गया बेटा इसका, 1 + 16, आप बोलोगे 17 आ रहा है सर। बिल्कुल सर, तो 17 ग्राम आ रहा होगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूले से जो आपने मास कैलकुलेट किया दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला मास। 17 आया मेरे बच्चों। आपको दे रखा था कि उसके 1 मोल का मास, हमने यहां क्या किया, जो इंपेरिकल फॉर्मूले से आपने सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रखा था उसके 1 मोल का मास निकाल लिया, तो वह है बेटा 17 ग्राम। अब
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकालना है, सामने वाले ने उसका मोलर मास दे रखा 34, तो आप n की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? आपने पहले निकाला मॉलिक्यूलर मास और वो भी मोलर ले लिया 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए दिया 34 ग्राम और 1 मोल HO के लिए मास आया 17 ग्राम। 34 डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो हम कभी भी जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों की तरह, तो इंपिरिकल फॉर्मूला लिख लो मेरे बच्चों और उसको n नीचे लगा दो, या कुछ लोग बोलते हैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात मानेंगे। तो ये देखिए आप, तो मेरे पास जो इंपिरिकल फॉर्मूला था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। कुछ ऑथर ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, कोई एक ही बात है बेटा। मैं ऐसे भी लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? HO, या नीचे आराम से 2 लगाओ और आराम से लिखो H2O2 लाइक दिस, है ना? ये और अच्छा तरीका है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। तो कुछ ऑथर अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। तो हम इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिंक जब करते हैं तो वहां पर ये n की वैल्यू एक सिंपल इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना? ठीक है ना? दीक्षित जी लिख रहे हैं, जहांगीर जी लिखने का टाइम दो, लिखो भाई, लिख ले मेरे लाल। अब आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ फाइल भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी मेरे बच्चों। आई थिंक आपको मिलने लग गई हो, क्या मिल जाएगी, है ना? घबराए नहीं, है ना? लिख लिया? अननेसेसरी कमेंट ना करें, है ना? ये क्या होगा, वो क्या होगा, आराम से, है ना? पढ़ाई करें, जो चल रहा है उसको ढंग से संभालें, है ना? तो ये एक हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट सीखा। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है मेरे बच्चों। ये क्या है? इंफॉर्मेटिव पार्ट है। ठीक है, हमने उस पर एक बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन ली। अब हम इससे और बेटर प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। ठीक है, इससे और बेटर प्रॉब्लम पे मूव करते हैं मेरे बच्चों। आई होप कि जिन बच्चों ने लिखा वो लिख लिया होगा। ओके, अब आओ मेरे बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे बच्चों, उसमें 20% कार्बन है। मैंने लास्ट क्लास में उससे पहले बताया था कि किसी भी कंपाउंड के कांस्टेंट एलिमेंट का जो मास परसेंट होता है या वेट परसेंट होता है, वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है उसका? परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। आप बोलोगे ठीक है सर। ये कौन है? अर्श अदनान, लेवल अप। अरे भैया, जब लेवल अप करूंगा ना भाग जाएगा तो यहां से, समझ रहा है? अगर एकदम लेवल अप कर दूंगा तो, है ना? पहले बच्चों को बेसिक लेवल सीखने दो। दिस इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, जिनको हमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है। तुझे अगर एक क्लास में लेवल का पढ़ा दूंगा ना अपने हिसाब से, तो उसके बाद नींद नहीं आएगी तेरे को रात में, समझ रहा है बेटा? इसलिए शांति से बैठो और शांति से पढ़ो बेटा, है ना? धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब एडवांस तेरे देखूंगा टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, जब तुम टेस्ट दोगे ना बेटा जेई मेन और एडवांस के, तो वहां उस समय बात करें कितने नंबर आते हैं ना। मैंने शुरू में कहा था बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए। शुरू में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जो बोलते हैं ना शुरू में अपने आप को होशियार बनते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत सुन रखा होता है तो उनको लगता है कि आहा ये सब मुझे आता है, वेरी इजी, ओ माय ब्रो वेरी इजी, ऐसा है ना, ऐसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, आगे जाके हवा निकल जाती है। मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें बाद में बोलेंगे सर प्रॉब्लम हो कैसे रहा है, समझ रहे हो आप? तो आराम से वेट करें, है ना? लेवल अप कर देंगे, टेंशन मत लो, है ना? सर आई एम इन 10th क्लास, शुड आई कंसिडर केमिस्ट्री? तेरी मर्जी भाई, लेकिन ये 11th क्लास है, बस ध्यान रखना, है ना? ठीक है ना? ओके, अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 20% कार्बन, 6.64% हाइड्रोजन, 46.5% एंड रेस्ट वाज ऑक्सीजन। बिल्कुल आइडियल लैंग्वेज लिखा है एग्जामिनर ने। आप बोलोगे यस सर। अब देखो मेरे बच्चों, इट्स मोलर मास क्या दे रखा है? 60 ग्राम पर मोल। कि सर इसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है, मीन्स इसके 1 मोल का मास कितना बेटा? 60 ग्राम है। ठीक है सर। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे बच्चों कि इसमें पहले का आपका पढ़ा हुआ काम आएगा, जो आपने मेरी इनिशियली क्लासेस ज्वाइन की हैं उनमें हमने किसी कंपाउंड के कांस्टेंट एलिमेंट का वेट परसेंट निकालना सीखा हुआ है। तो ये आपको उस कंपाउंड के कांस्टेंट एलिमेंट का ही वेट परसेंट दे रखा है मेरे बच्चों। इसमें आपको इन तीनों का मास परसेंट 1 2 3 इसको 100 में से माइनस करना है,
तो वो ऑक्सीजन का निकल जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आप आराम से यहां पर मास परसेंट ऑफ ओ जब निकालोगे मेरे बच्चों, तो 100 माइनस मास परसेंट कार्बन का बेटा 20, हाइड्रोजन का 6.64 माइनस 46.50 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो उससे आपका ओ का मास परसेंट आ जाएगा। तो सारे बच्चों को पहले क्या करना है, जेई मेन में मान लो प्रॉब्लम आ गया, पहले एलिमेंट लिख लो और एग्जामिनर ने जो मास परसेंट दे रखा है वो लिख लो। आप बोलोगे ठीक है सर। अब आप क्या करो कि हमारे पास क्योंकि मास परसेंट है, आप बोलोगे हाँ सर मास परसेंट तो है, तो सीधा सीधा आप ये मान लो कि आपके पास कंपाउंड 100 ग्राम है, तो उसमें जो भी कांस्टेंट एलिमेंट होंगे उनका मास परसेंट वही हो जाएगा, उतना ही मास उसका हो जाएगा। वो मान लो मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें 20 ग्राम कौन होगा, तो आप इसमें जो मास परसेंट है एलिमेंट का वो ले लो जो 20 कार्बन का दे रखा है। आपने बोला ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 20, 6.64, 46.5, 26.86 इनको इनके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे, यहां पर ये मोल्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, क्या आ रहे हैं, मोल्स। कैसे आएंगे कि सर हमारे पास जो कंपाउंड था उसके अंदर 4 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबके मास परसेंट निकाले। ओ का कैसे निकाला बेटा, इन तीनों को 100 में से माइनस किया तो ये आ गया 26.86। अब मैंने क्या किया, इन सबके मोल्स निकाल लिए। 20 डिवाइड बाय 12, H डिवाइड बाय 1 क्यों करा बेटा, H का मोलर मास 1 होता है, कार्बन का 12 और N का 14 और O का 16। ऐसे करके सबके मोल्स निकाल लो आराम आराम से, है ना। 1.66, 1.67 वो लगभग एक ही बात है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे बेटा, इसको सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैथ्स आनी चाहिए कि सर ये 1.66 या 1.666 लिख रहे हैं अपन, या यहां पे 1.667, वो एक ही बात है बेटा ना। अब तुम्हें क्या करना चाहिए एग्जाम में कि जब मुझे उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो जिसके मोल सबसे कम हो उस कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड में, जैसे मान लो मैंने बोला 100 ग्राम कंपाउंड है मेरे पास, तो सबका मास परसेंट दे ही रखा है, तो जो मास परसेंट है वही मास हो गया। अगर आपने कंपाउंड का वेट कितना ले लिया मेरे बच्चों, 100 ग्राम लिया, और आप बोल रहे हो कि सर उस 100 ग्राम में जो कार्बन है 20% है, इट्स मीन द मास ऑफ कार्बन इज 20 ग्राम। तो आपको सबके मास परसेंट दे रखे, मतलब मास आ गया। सबके मोल्स निकाल लो। अब जिसके मोल्स मिनिमम हो मेरे बच्चों, क्या हो, मिनिमम हो, वो दिख रहे होंगे आपको, ये और ये एक ही बात है बेटा, है ना। कैलकुलेशन करते हैं तो 1.666 को 1.67 कर दो, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में। अब इसको सबके मोल्स को जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम हो उसे डिवाइड कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जिसके मोल सबसे कम थे वो सीधा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो जब हम एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें n की वैल्यू, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 1 से कम नहीं होनी चाहिए। नो रैशनल, नो फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है ना। अब देखिए आप आराम से। और एक बार बताता हूं बेटा आपको कि अगर मैंने किसी भी बच्चे को यहां पे नेगेटिव कमेंट करते हुए देखा, नेगेटिव का मतलब कोई डिसिप्लिन से बाहर जा रहा है, तो मैं उसका नाम नोट कर लूंगा और उसको सम्मानपूर्वक कैरियर बिल से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। कैरियर बिल से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये मैंने बात कर ली है पहले ही कि अगर कोई बच्चा मुझे लग रहा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर जरूरी है, वो बार बार क्लास की कंसंट्रेशन खराब कर रहा है, उठ पटांग कमेंट कर रहा है जिनका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे बच्चों का नाम मैं नोट करूंगा, क्लास में बोलूंगा और फिर उनको कैरियर बिल से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। जैसे मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, एक बच्चा लिख रहा है गन्ने का जूस, तो ये जो है अर्श अदनान इसका नाम है, अभी चेतावनी दे रहा हूं बेटा, अगली बार दिक्कत हो जाएगी तुमको, है ना। ऐसे मत लिखो, ठीक है ना, फालतू नहीं लिखो इन चीजों को, नहीं तो आपको हटा दिया जाए कैरियर बिल से। गन्ने के जूस का यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये 6.64 जो है 4 कैसे आया, अरे तो बेटा बता रहा हूं ना, सुन तो सही पहले। 1.6 से सबको डिवाइड करो, तो 1.66 से सॉरी सबको डिवाइड करो, तो 6.64 डिवाइड बाय 1.64 तो कितना आ जाएगा ये 4। 3.32 डिवाइड बाय 1.66 कितना आ जाएगा 2। ये कितना आ गया 1। तो मेरे पास चारों एलिमेंट्स के मोल्स सिंपलेस्ट रेशियो में आ गए, सिंपलेस्ट रेशियो में आ गए मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर।
तो अब क्या करोगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, O1। तो इसको बोलते हैं बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब तुमको इस कंपाउंड का इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा था, मतलब मोलर मास दे रखा था। तो अब देखो, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला जो आपको दे रखा है, मास ऑफ, ऐसे बोल दो बेटा CH4N2O जो आपने लिखा, उसका मास कितना आ रहा है, आप काउंट करो, तो ये भी 60 आ रहा है। और आपको उस कंपाउंड का मोलर मास भी 60 ग्राम पर मोल दे रखा है। तो इसका मतलब जो N की वैल्यू है वो 60 डिवाइड बाय 60 कितना लिखोगे मेरे बच्चों, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो ही इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इक्वल आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको आराम से सुनना, कई बच्चों को याद नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है बताता हूं मैं आपको। पहली स्टेप, जो भी आपको कंपाउंड के अंदर कांस्टेंट एलिमेंट के मास परसेंट दे रखे हैं, आप कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लो, तो सारे एलिमेंट के मास ग्राम में हो जाएंगे जो वेट परसेंट या मास परसेंट दे रखे हैं। सबसे पहले सबके मोल्स निकालो, सबके मोल्स निकाल लो, फिर जिसके मोल्स सबसे कम हो, ठीक है ना, एलिमेंट विच हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल्स, उससे आप उन सब के मोल्स को डिवाइड कर दो। तो उसका फायदा क्या मिलता है, ये जो 1.66 या 1.666 या 1.67 वो एक ही बात है राउंड फिगर में। तो आप जैसे 1.6 डिवाइड करोगे बेटा ये 1 में कन्वर्ट हो गया, इसको डिवाइड करो किससे, 1.66 से, इसको डिवाइड करो 1.66 से, इसको डिवाइड करो 1.66 से, तो 1:4 मतलब 1:4:1 आएगा। तो इसको बोलते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया सर, C का 1 एटम लीजिए, हाइड्रोजन के 4 एटम लीजिए, नाइट्रोजन के 2 लीजिए, O के 1 लीजिए, या ऐसे बोलिए ये जो 1 मोल कंपाउंड होगा वो पता नहीं अभी कौन है, लेकिन उसका इंपेरिकल फॉर्मूला जरूर आ रहा है कि उसके इंपेरिकल फॉर्मूला CH4N2O होना चाहिए। अब हमें क्योंकि उसका मोलर मास दे रखा है, तो मैंने जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया उसका मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसका मास भी 60 आ रहा है, 60 ग्राम बोल लीजिए, 1 मोल के लिए बोल रहे हैं, उधर मोलर मास भी 60 दे रखा है। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ N इज जस्ट 1, तो N की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लिख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी लिखा देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें, जिसको नोट करना हो, जिसको देखना है वो आराम से देख लें। अब मैं आपको इसकी स्टेप भी लिखा देता हूं ताकि एग्जाम में जब प्रॉब्लम आए तो आपको याद रहे कि मुझे प्रॉब्लम को सिंपल सिंपल किस तरीके से स्टेप्स में सॉल्व करना है। ठीक है, लिखो। सर क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? हाँ पढ़ना चाहिए, बिकॉज जेई मेन का सिलेबस जो है वो आपका मैच करता है एनसीईआरटी की बुक से, है ना। आपके बोर्ड से मैच करता हो तो आप देख लेना, मुझे आइडिया नहीं है, हर बोर्ड का सिलेबस थोड़ा बहुत डिफर करता है, ठीक है ना। ओके चलें, चलिए अब देखिए हो गया। तो आप क्या करो मेरे बच्चों कि यहां पर इसके स्टेप्स लिख लो, किसके, इनके स्टेप्स हम लिख सकते हैं। तो आपको स्टेप्स लिखने पहले और देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स आराम से देखिए अब। यस, तो हम क्या करेंगे, इनके बेटा स्टेप्स लिख लेते हैं। लिखो सारे स्टेप्स, कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों, यहां से हटा रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ every element with the help of मास परसेंट, मास परसेंट बोल दें या वेट परसेंट, जो भी एग्जाम में लिखा हो, वेट परसेंट ऑफ, ठीक है ना। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट्स, वेट परसेंट एलिमेंट in a given compound,
तो सबसे पहले आपको मेरे बच्चों उस कंपाउंड के मास को 100 ग्राम मान लो, तो सबके मास परसेंट ही उनके मास हो जाएंगे। फिर उनके मोल्स निकाल लो इन ए गिवन कंपाउंड, और अब जिसके मोल्स मिनिमम हो, ठीक है ना, अब किसी न किसी एलिमेंट के मोल्स मिनिमम होंगे, तो डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, बाय मोल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, बाय मोल्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मिनिमम वैल्यू, या यहां लिखता हूं मिनिमम, शॉर्टकट में लिखता हूं मिनिमम मोल्स ऑफ एलिमेंट बाय मिनिमम एलिमेंट्स विच हैज मिनिमम मोल्स, उसे डिवाइड करो बाय मिनिमम मोल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कर दीजिए। उससे क्या फायदा होगा बेटा, जिसके मोल्स सबसे कम है उसी के मोल्स को जब अदर मोल से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू 1 पे आ जाएगी। अब यहां पर रेस्ट एलिमेंट के जो रेशो आ रहा है, रेस्ट एलिमेंट के लिए जो वैल्यूज आ रही है वो अगर सिंपल इंटीजर नहीं है तो आपको उनको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करना पड़ता है। मान लो किसी का वैल्यू 1.5 आ गया, तो फिर इसका मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो मेरे बच्चों, ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ये 2 की जगह अगर 2.5 आता तो 1, 4, 2.5 और 2, 1 सॉरी, तो मैथ्स आनी चाहिए कि 2.5 अलाउ नहीं है। तो अब क्या करेंगे बताओ, अगर मान लो मेरे बच्चों लक बाय चांस ऐसे ही ये 1, 4, 2.5 और ये 1 आता, तो फिर मुझे इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना था। उससे क्या होता, फिर 2, ये 8, ये 2.5 की जगह 5 और ये 2 हो जाता। तो यहां पर रेस्ट एलिमेंट्स के लिए जो आपने कैलकुलेशन किया है वो अगर सिंपल नंबर पे आ गए तो वेरी गुड, अगर नहीं आए तो आपको उनको कन्वर्ट मैथमेटिकली करना पड़ेगा, जिसके चांस जनरली कम होते हैं। ठीक है, इफ नेसेसरी देन मल्टीप्लाई, जो कि जिसके चांस बहुत कम बच्चों, मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट सिंपल इंटीजर वैल्यू। ठीक है ना, अगर कांस्टेंट एलिमेंट के लिए जो भी हैं इंटीजर वैल्यू, है ना, ठीक है, टू कन्वर्ट सिंपल इंटीजर वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला 1, 4, 2, 1 सिंपल आ गए, तो आपको इसको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकली मान लो किसी की वैल्यू 2.5 या 3.5 आ जाए, मान लो 4.5 आ जाए, तो फिर आपको उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। पहली स्टेप क्या है, मास परसेंट केयरफुली देखो, सारे एलिमेंट के मास परसेंट को मास मान लो, कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लो तो मास हो गया। मास को उनके मोलर मास से डिवाइड करके एलिमेंट्स के मोल्स निकाल लो, जिसके मोल्स सबसे कम हो उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यहीं पर प्रॉब्लम हमारी जनरली सॉल्व हो जाती है। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर किसी के मोल्स जो हैं अभी भी रेशो जो है वो सिंपल नहीं आ रहा है, तो आप उसको मैथमेटिकली सिंपल 2, 3, 4, 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करें। ठीक है ना, ये आगे से आगे चलते हैं मेरे बच्चों। और देखो, हाइड्रोजन इज ए कंपाउंड जिसमें इनका मास परसेंट दे रखा है और इसका मोलर मास दे रखा है मेरे बच्चों। आप बोलोगे ठीक है, फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे मैंने बोला कि इसके प्रॉब्लम बनते ही ऐसे हैं कि इसमें आपको सीधा सीधा उनका मास परसेंट दिया होता है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, तो आप क्या करो, इसका टोटल मास 100 ग्राम मान लो। उसका फायदा क्या मिलेगा, जैसा मैंने पिछली प्रॉब्लम बताया कि इसमें जो नाइट्रोजन का मास है मेरे बच्चों, या जो हाइड्रोजन का मास है, ठीक है ना, वो आपका सीधा सीधा मास ग्राम में हो गया।
तो इसका मास कितना हो गया बेटा एन का 87.42, एच कितना हो गया बेटा 12.58, दोनों को ऐड करो 100 आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई थर्ड एलिमेंट और नहीं है। इनके मास को इनके ही मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो मेरे बच्चों। 14 इज द मोलर मास ऑफ एन, मोलर मास ऑफ एच जस्ट 1 आ गए। अब ये जो मोल का रेशो, पहले मोल्स, पहले मास, मास से क्या निकाले मोल, अब मोल में आपको दिखना चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो 6.24 से दोनों को डिवाइड करो। 6.24 से डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, ये सीधा 1 पे आ जाएगा बेटा, और ये मैथमेटिकली आ रहा है 2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो NH2 आना चाहिए। क्या है ये इंपिरिकल फॉर्मूला, इजी लैंग्वेज में इसमें N और H का मोलर रेशो मेरे बच्चों 1:2 होगा। तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो अब इंपिरिकल फॉर्मूला अगर NH2 आया तो आप इसका मोलर मास निकाल लो। तो NH2 का मोलर मास क्या होता है मेरे बच्चों, मोलर मास ऑफ NH2 कितना आएगा मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर ये आ रहा 14 और 2 16 ग्राम पर मोल। कंपाउंड का मोलर मास दे रखा था मेरे बच्चों कितना, 32 ग्राम पर मोल। तो आप यहां से N निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, N की वैल्यू क्या आई 2 आई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला, और नीचे लिखो N की वैल्यू क्या आई बेटा 2, तो NH2, यहां लिखो 2, तो यहां लिखोगे N2H4। तो ये हमारे इस तरह के पैटर्न के प्रॉब्लम आपको जेई में देखने को मिल सकते हैं। किसमें मिल सकते हैं, जेई में देखने को मिल सकते हैं इस तरह के पैटर्न। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, तो इस पर बेस प्रॉब्लम कोई आपको एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि जहां पर इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, कई बार सेम नहीं होते हैं। तो नहीं है तो सामने एग्जाम्पल है आपके आराम से, है ना। तो इसकी स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। मास परसेंट दे रखा है, कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लो, सीधा सीधा वो मास ग्राम में हो जाएगा। उनको मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो, जिसके मोल्स सबसे कम हो उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबके मोल्स को जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम हो उससे डिवाइड कर दो, तो वो सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। और मान लो जैसा मैंने सिखाया था कि अगर मैंने इसको डिवाइड किया और मान लो ये 1, अब तुम बोलना अगर मान लो ये 1 और ये 2.5 आता, मान लो हाइपोथेटिकल, तो अपन क्या करते 1:2.5 नहीं चलेगा, फिर हमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो होता 2 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे यहीं पर जनरली हमारा काम हो जाता है। तो ये खत्म हो गया सर। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1 देन वी कैन से ई, हाँ बेटा वो तो कॉमन सेंस है। सुंदरम लिख रहा है राजावत कि सर अगर n की वैल्यू 1 है तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। हाँ मेरे बच्चे सेम होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने, वाटर का एग्जांपल दिया, मैंने सुक्रोज का एग्जांपल दिया, जहां पर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। तो लिख लो। चलिए अब डीपीपी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले डीपीपी पर आते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 1 के मैं आपको आंसर दे देता हूं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। डीपीपी नंबर 1, इसमें मेरे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, लिख लो। सेकंड का आंसर है मेरे बच्चों सी, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है सी, देख रहा हूं मैं डीपीपी नंबर 1 और 2, हाँ ठीक है। चलो, फोर्थ का आंसर सी, फिफ्थ का आंसर मेरे बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है बी, सिक्स का आंसर लिखा हुआ है डी, सेवंथ का आंसर लिखा हुआ है बी फॉर बॉम्बे, एट्थ का आंसर लिखा हुआ है ए। नाइन्थ में आपको बहुत सारे डेटा लिखने पड़ेंगे मेरे बच्चों, तो उसमें हम जो बात कर रहे हैं, आपको 3 अलग अलग सब्सटेंस दे रखे हैं। कौन कौन, Cl, CO2 और H2O। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या प्रोटॉन निकाल रहे हैं या न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं
और न्यूक्लियॉन्स, अगर कोई मेरा बच्चा न्यूक्लियॉन्स नहीं जानता हो तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं मेरे बच्चों N+P, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल जिनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स वो होते हैं। तो आपके पास मेरे बच्चों यहां पर 9th में एक तो है आपके पास Cl, कौन से वाला है 37 Cl 17 है, एक है 14 CO2। 14 CO2 का मतलब होता है बेटा इसमें कार्बन जो है 14C6 है और जो O है वो 16O8 है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना N की वैल्यू 8 आएगी। ओके, फिर इसमें है नंबर ऑफ, ये तो लिख दिया मैंने आपने। इसके अलावा एक है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O की बात कर रहे हैं ये। तो इन तीनों पर मेरे को आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहां 17, या इंक चेंज करता हूं, दिख जाएंगे अलग अलग। 17, 22, 10, 17, 22, ठीक है। और इसमें कितने आ रहे हैं, लिखा हुआ मेरे पास 10, चेक कर लेना भाई, कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे ना। एन की वैल्यू इसमें 20, इसमें 24, इसमें 8। न्यूक्लियॉन्स ऐड कर दो बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, सिंपल सिंपल इनको ऐड करते जाओ, ठीक। तो ये होगा 37, ये 46 और ये हो गया 18। ये लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया भाई साहब। 10th जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत आसान प्रॉब्लम है, इनको बोलते हैं हलवाएं, क्योंकि अभी शुरुआत में हम डेवलप हो रहे हैं, 11th क्लास में आए हैं। तो इसमें फर्स्ट CO2 का मोलर मास 44, सेकंड है बेटा H2SO4, तो आप बोलोगे सर 98 आना चाहिए था। थर्ड जो है वो है सर CuSO4.5H2O, तो उसका आना चाहिए था आपके पास 250। वैसे इसमें कॉपर का मास देना चाहिए था बेटा, है ना, तो उसकी वजह से आपको जो लिख रहा है। उसके अलावा KMnO4, ये आप किसी भी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक हो या एनसीईआरटी की बुक में देख लेना आप, आपको कुछ एलिमेंट्स के मोलर मास अगर नहीं मालूम हो तो वहां से मिल जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा 100 आएगा। तो ये पार्ट बहुत आसान है, इसको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इस एलिमेंट का मोलर मास कितना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एनसीईआरटी वगैरह में देख लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 678, 7th 122.5, और जो 8th है लास्ट में मेरे बच्चों वो है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2 392। इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनोगे, रेडॉक्स में सुनोगे, मोर सॉल्ट बोलते हैं इसको, डबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको अगर एलिमेंट के मोलर मास नहीं मालूम है तो बिना टेंशन के एनसीईआरटी देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिख जाएंगे अपने को, है ना, तो ये भी ठीक है, पहले लिख लो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के आंसर आ गए। सब प्रॉब्लम आसान है, आराम आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। सर 8th वाले में डाउट है, प्लीज सॉल्व। 8th वाले में डाउट है, हे भगवान, देखता हूं, चेक कर लेता हूं बेटा 8th में। ओके, चेक करते हैं मेरे बच्चों। पहले आंसर लिख लो सारे बच्चे, सारे बच्चे आंसर लिख लो। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, सर 8th वाला बता रहे हैं। एक बच्चे ने 7th भी पूछा है। ओके ओके, देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, अगर मेरे पास दो डाउट है, 7th और 8th, बड़े आसान प्रॉब्लम होने चाहिए। 7th क्या है बेटा, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 7th सॉल्व कर रहा हूं बेटा, है ना, 7th किसी बच्चे ने पूछा, सॉल्व कर रहा हूं। 7th में क्या हो रहा है बेटा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वो कितना है मेरे बच्चों, 9.11 इंटू, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है 9.1 10⁻31 ग्राम, ये लिखा है मेरे बच्चों, ग्राम ने केजी में दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने लिखा है कि केजी में है। अब ये बोलते हैं मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो मोलर सिखाया था ना मेरे बच्चे, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा, इजी लैंग्वेज में होता है मास ऑफ
मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 6.022 × 10⁻23। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया मेरे बच्चे। ठीक है, 8 चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। किसी ने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ग्राम H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन। हे भगवान, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लो मेरे बच्चों। 1.8 डिवाइड बाय 18, तो कितने आ गए बेटा? 0.1 मोल। आप बोलोगे ये भी सही है सर, तो ये आ गया आपका 0.1 मोल आ गया। अब ये बोलते हैं कि इतने सारे सब्सटेंस दे रखे हैं, तो बताओ कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आए हैं वो किस किस के मोल्स के बराबर जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट वाला सॉल्व करोगे तो ग्लूकोज के मोल्स निकालोगे, तो ग्लूकोज के मोल्स निकालो, C6H12O6। कितना सिंपल प्रॉब्लम है। 18 ग्राम दे रखा है, आप बोलोगे यस सर, इसका मोलर मास 180, ये भी 0.1 मोल। ये लीजिए, सबके निकाल लो ऐसे ही। यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया अगर आप निकालने बैठ गए तो इसका मास दे रखा है आपको 6, इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा? 60, ये भी 0.1। सुक्रोस, तो मोल्स ऑफ सुक्रोस C12, सुक्रोस लिख रहा हूं मैं, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख लेना, C12H22O11। तो कैसे निकालोगे बेटा? 34.2 ग्राम डिवाइड बाय 342 ग्राम, तो ये भी 0.1 मोल। इतने इजी प्रॉब्लम है बेटा। किसी बच्चे ने पूछे कहां डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बताओ बच्चों, एक एक लाइन के प्रॉब्लम है, उसमें कई बच्चे बोलते हैं लेवल बढ़ाओ। अरे बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रॉब्लम पूछे हैं यार, एक एक लाइन के प्रॉब्लम बच्चा, एक एक आंसर के हैं, है ना। चलिए हो गया। एक और किसी को दिक्कत? एक बच्चे को 2 में भी दिक्कत आ गई, हे भगवान, ए राम 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 राम। तो चलिए, तो देखिए मेरे बच्चों 7th और 8th सॉल्व कर दिए, और देख लो, मैं चलो दोनों बताता हूं। एक बच्चा बोलता है कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ सर, पहला वाला क्वेश्चन। तो 31p, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 31p दे रखा है आपको 15, तो इसमें n कितने हैं? 31 माइनस 15 कितने आएंगे बेटा? 16। इसमें p कितने हैं? 15। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर। फिर इसमें क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप ही बोलोगे 124 AMU। तो 124 आपको AMU दे रखा है, उसमें बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। तो आप आराम से देखो कि P का, ये तो P है, आप बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक है। तो आपको 124 AMU दे रखा है। 124 AMU कौन है? P नहीं है, P4 दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? P4। तो ये तो इसका एक मॉलिक्यूल हो गया ना, एक एटम का मास 31 AMU, तो 124 क्या हो जाएगा? तो P4 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया इजी लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4। ये हो गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो अब इसमें क्या निकालने हैं? 31 AMU में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 16। आप बोलोगे हाँ सर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 124 AMU में कितने हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? तो आप बोलोगे 16 इंटू 4। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो 64 आंसर हो जाएगा हमारा। AMU लिखा है बेटा, ग्राम नहीं लिखा है कि आपको मोलर मास यूज करना पड़ेगा। वेरी इजी प्रॉब्लम। 2 पे आओ। एक बच्चे ने पूछा है 10 मोल्स ऑफ CO2 कंटेंट्स। तो यार इतनी सारी प्रॉब्लम करवाई थी मैंने, तो ये तो सारे खत्म। चलिए, तो ये भी खत्म। CO2 क्या होता है बेटा? जिस बच्चे ने पूछा है सेकंड नंबर, CO2 क्या है? CO2 आप जो बोलते हो उसमें कार्बन, कार्बन जो है बेटा वो क्या है? 12C6। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें N कैसे निकलेंगे? 8। P कितने हैं बेटा? 6। O क्या लिखते हैं अपन? 16O8। अब करो, अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 10 मोल CO2, तो आपको दिखना चाहिए क्या पूछा है इसमें? 10 मोल्स ऑफ CO2 कंटेंट्स। चेक करो सारे। तो इसमें आप जब चेक करने बैठेंगे तो आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब चेक करने पड़ेंगे। आराम आराम से कर लो, ठीक है। अब क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, चलिए हो गए सारे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में करवाया था मैंने, जो बच्चा पूछ रहा है क्लास में आया था ये, यस और नो बच्चों? क्लास में आया था। चलिए फिनिश। क्लास 6 में आ गया था बेटा, ठीक है ना। ओके,
एक बच्चे ने 5 भी पूछा है, तो सारे ही प्रॉब्लम हो गए। तो फिर तो 5 क्या है बेटा, 5 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11.5 ग्राम Na। तो बेटा मोल्स निकाल लो, पहले मोल्स ऑफ Na निकालो या Na प्लस, कैसे निकालोगे, 11.5 ग्राम मास दे रखा है, डिवाइड बाय 23। तो मेरे पास कितने मोल्स आ गए बेटा, 0.5 मोल हो गए। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा सिखाया था मैंने आपको। अब क्या पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na क्या होता है बेटा, 11 Na23। ठीक है, इसमें इसको जब Na प्लस में कन्वर्ट करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा बेटा, सिखाया था क्लास के अंदर। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, 12। एक इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां पर प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na। ठीक, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने मोल्स आएंगे। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो आराम से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालोगे बेटा, आप बोलोगे सर एक Na प्लस के कैटायन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एक मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 0.5 मोल में 0.5 इंटू 10, मतलब आपके पास 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हो जाएंगे 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको अगर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सिखाया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 इंटू 6.022 इन 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये लीजिए, तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है बेटा, बी। तो ये सारे ही प्रॉब्लम खत्म हो गए अपने, है ना, सारे ही पूछ डाले आपने तो यार। चलो अब आते हैं डीपीपी नंबर 2 पे। ठीक है ना, ओके, अब डीपीपी नंबर 2 पे आते हैं बेटा। फर्स्ट में क्या लिखोगे बेटा, सब आसान है, 16, 32, 35.5, 71, 95, 95, 103, 14, 28, 9, 14, 10, 14 डिवाइड बाय Na कर दीजिए 6.022 इंटू, ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है, 14 डिवाइड बाय Na लिख दूं। सब इजी प्रॉब्लम थे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का आंसर है मेरे बच्चों डी, थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का आंसर ए, फिफ्थ का आंसर सी, सिक्स का आंसर डी, सेवंथ का आंसर सी, एट्थ का आंसर सी, नाइन्थ का आंसर, चेक कर रहा हूं बच्चों, नाइन्थ का आंसर मेरे पास बी लिखा हुआ है, तो एट्थ का सी, नाइन्थ का बी, ओके। टेंथ, टेंथ में अलग अलग पार्ट है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में 2 मोल्स, ठीक है ना, सेकंड में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4, थर्ड ये कितना आएगा 2, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, सेवंथ 14, सारे फंडामेंटल क्वेश्चन से आराम से आंसर नोट कर लें मेरे बच्चों, देख लें, ऑल करेक्ट, वेरी गुड।
सर व्हाट डू मीन बाय ग्राम फॉर्मूला? अरे बताया था बेटा, ग्राम फॉर्मूला जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए बेटा, है ना। हम जो भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे मान लो कार्बोनेट आयन है, Cl माइनस है, Na प्लस है, तो उनके लिए मोलर मास की जगह आप ग्राम फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे एटम के लिए ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर, है ना। ठीक है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एट्थ का आंसर सी लिखा है मेरे पास। हाँ बेटा, एट्थ का आंसर सी तो लिख रहा है, सही तो है, एट्थ का आंसर सी है ना। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, लिख लें, सारे आंसर लिख लें। किसी का रे तो नहीं गया भाई इसमें? एक का 5 में दिक्कत आ रही है, हे भगवान। 5 क्वेश्चन देखना बच्चों कितना आसान है। 5 में लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास 196 AMU H2SO4 है मेरे बच्चों। अब आप जानते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो इसका जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है मेरे बच्चों? 98 AMU। ये उसे जस्ट डबल है, तो इसका मतलब है वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये लो मेरे बच्चे, तो 2 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास H2SO4 के होंगे, तो उस सिचुएशन में आपने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बेटे एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं। आप बोलोगे यस सर, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 4। क्या बिट्टू, इतनी सिंपल प्रॉब्लम, दिमाग नहीं लगाई रे बाबा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, फिनिश। एक बच्चा बोल रहा है 1 का 5, 1 का जो 5 है मेरे बच्चे, 1 का 5, 1 के 5 में लिखा है मेरे बच्चों ग्राम आयनिक मास ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट बेटा PO4 3 माइनस, है ना। तो आयनिक का मतलब ग्राम आयनिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं। तो फॉस्फेट आयन का आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका 31 प्लस 16 इंटू 4। ठीक है, ठीक है, और बताएं। एक ने क्वेश्चन नंबर 8 पे बहुत जोर से बटन दबाया है, तो 8th जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों वो देखना पड़ेगा। 1 मोल डायटोमिक एलिमेंट है। अब देखो 1 मोल मेरे पास X2 है, बहुत बढ़िया। X2 में 30 मोल्स इलेक्ट्रॉन है, या 30 मोल्स जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 62 मोल इसमें कौन है मेरे बच्चों? आप बोलोगे इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत बढ़िया। इसका आइसोटोपिक फॉर्मूला निकालना है। तो पहली बात देखो, अगर X2 में, जिस भी बच्चे ने पूछा है बहुत जोर से पूछा, उसने बहुत बार लिखा, तो आराम से देखना। X2 में अगर ये है तो X में निकाल लो मेरे बच्चों, तो X में आधे हो जाएंगे। तो 1 मोल अगर आप मेरे प्यारे बच्चों X लोगे तो उसमें डिवाइड करो, 15 मोल मेरे बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 31 मोल उसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और क्योंकि न्यूट्रल है तो इसी में 15 मोल इसमें प्रोटॉन भी होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, अब आप N+P जोड़ दो, ये क्या होता है मेरे बच्चों? मास नंबर। तो मास नंबर कितना हो गया बेटा? 15 प्लस 31 कितना आएगा? 46। तो इसका मतलब जो X है उसके अंदर 15 प्रोटॉन है। आप बोलोगे यस, एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज सम ऑफ N+P 46। तो चेक करो कौन सा आंसर मैच कर रहा है बेटा, सी आंसर। वेरी फंडामेंटल गुड प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए, ऐसे एक बच्चे ने बोला 1 का 6, तो ग्राम फॉर्मूला ऑफ सोडियम ब्रोमेट। बेटा 1 का जो 6 है वो आपसे पूछ रहा है NaBr, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक जो कंपाउंड होता है उसके लिए मेरे बच्चों आयनिक कंपाउंड के लिए आप मोलर जो मास है, आयनिक कंपाउंड के लिए बेटा मोलर मास को ही हम चाहें तो मोलर मास को हम यहां पे और एक वर्ड यूज करते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास, और अगर आयन हो तो आप ग्राम आयनिक मास भी बोल सकते हैं।
तो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल NaBr, NaCl, इस तरीके से लिखा हुआ आपको एग्जाम में Na2CO3, ठीक है, ये सब आयनिक कंपाउंड है। तो NaBr को जोड़ना पड़ेगा बेटा, सोडियम 23 Br 80, ठीक है, तो 103 हो जाएगा। तो सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। हो गया फर्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया मेरे बच्चों, ठीक है, सारे सॉल्व हो गए। एक बच्चा थर्ड पूछ रहा है, रुको रुको रुको, थर्ड पूछ रहा है एक बच्चा, ये भी इजी क्वेश्चन था बेटा। थर्ड, टेलुराइड आयन जेड दे रखा है मेरे बच्चों, अरे यार तो टीई दे रखा है ना, टी में मेरे बच्चे जेड दे रखा है, मतलब इसका एटम नंबर 52 है। आप बोलोगे ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 52, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 52। अब इसको जब तू एनायन में कन्वर्ट करेगा तो कॉमन सेंस तो लगा थोड़ा सा, T2 माइनस, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनायन है। क्या बोलते हैं बेटा एनायन, क्लास में शुरू में बताया था। तो इस एनायन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में 2 ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टी में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब एनायन बनता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा 54। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे बच्चों 54। एक ने क्या पूछा 9। हे भगवान, इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेहनत कम कर रहे हो मेरे लाल। ओ मेरे जिगर के टुकड़ों, थोड़ी मेहनत और कर लो। 9th, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ O2। तो सबसे पहले मेरे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लो। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा 64 डिवाइड बाय 32, तो मेरे बच्चों ये आ जाएंगे 2 मोल्स। तो मेरे पास O2 के कितने मोल्स आ गए बेटा, आप बोलोगे 2 आ गए सर, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं एटम्स की बात करूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मैं O पूछता, O का मतलब होता है ये एटम है, ये आपको आना चाहिए अब आज की तारीख में इतना पढ़ाने के बाद। तो आप क्या करोगे, इसको 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे बेटा, ये भी ठीक है। अब आपने पूछे नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो आपको सिखाया था मैंने कि मोल्स को जब नंबर में कन्वर्ट करोगे बेटा तो 4 को मल्टीप्लाई करना किससे, एवोगैड्रो नंबर से 6.022, या आपको जो मैंने सिखा रखा है Na लिख दो शॉर्टकट में, चाहो तो Na भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू बताई थी मैंने 6.022 10⁻23। सारी चीजें एक एक एग्जाम्पल सिखाई थी। जो भी बच्चा पूछ रहा है इसका मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली, ये साफ दिख रहा है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। मैंने एक एक चीज सिखाई थी, कैटायन, एनायन, एलिमेंट, कंपाउंड, सारे प्रॉब्लम एक एक चीज देखी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजी प्रॉब्लम्स नहीं तो आपको सिखाए थे मैंने, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया उन चीजों पे। तो पहले मैंने जो इलस्ट्रेशंस कराए उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे मेरे बच्चों सॉल्व हो गए, ठीक है, फाइन। एक बच्चा सेकंड भी पूछ रहा है, बताओ सेकंड जो प्रॉब्लम है आपको जो दे रखा है आरबी 85 है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 37 आरबी भी इसमें दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा 85 माइनस 37, ठीक है। ये किससे मैच करेंगे वो आप देख लो, तो स्ट्रॉन्शियम से मैच कर जाएंगे, ठीक है। चेक कर लो मेरे बच्चों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चेक कर लो, है ना। तो आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोल रहे तो मान लेते हैं। तो इसमें कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे सर सॉल्व कर लो मेरे बच्चों, ठीक। और आपके पास अब इन चारों में से मैच कराओगे तो स्ट्रॉन्शियम को देखो, स्ट्रॉन्शियम में क्या है बेटा 86 और ये कितना है 38। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के न्यूट्रॉन्स निकालना बेटा, चेक करता हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 38, प्रोटॉन भी 38, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे बेटा 86 माइनस 38। आप बोलोगे ठीक है सर, तो यहां पर ये आपके पास कितने आ जाएंगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर ये आपके पास 48 हो रहे हैं। अब यहां भी चेक कर लो मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हो रहे हैं 48, ये भी कितने हो रहे हैं चेक करो, ये भी एक कम वो भी एक कम, तो ये भी आ रहे हैं सेम, ठीक है। चलिए, तो सारे ही जो प्रॉब्लम्स थे हमारे मेरे बच्चों वो फिनिश हो गए। अगली क्लास में मैं डीपीपी नंबर 3 देख लेता हूं, तो आप नेक्स्ट क्लास में अभी देख लेता हूं मैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, हाँ सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप डीपीपी नंबर 3 करके लाओ मेरे बच्चों। होमवर्क डीपीपी नंबर 3, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है मेरे बच्चों। पढ़ाई करो,
कुछ बच्चों के डाउट्स, बहुत इजी प्रॉब्लम्स क्या है मेरे बच्चों, तो घबराए नहीं, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। चलिए ठीक है, और किसी का आया 1 का 10th पूछा, हे भगवान अब ट्यूबलाइट जली बेटा तेरी। 1 का इतना टाइम दिया मैंने, 1 का 10 भी देख लेते हैं बच्चों। 1 के 10 में 10, 1 का ग्राम इज दी 1 एटम ऑफ क्या दे रखा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के 1 एटम का मास होता है बेटा 14 AMU। क्या होता है, 14 AMU। और मैंने बताया था कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो 6 पॉइंट, ये 1 एटम का मास है बेटा, है ना। 1 मोल का मास होता है 14 ग्राम। ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे भी लिखते हैं। तो आपको पूछा उन्होंने 1 एटम का मास बताओ, तो ये 1 मोल का मास है, तो 1 एटम का मास निकालो बच्चों की तरह। मास ऑफ 1 एटम कैसे निकालोगे बेटा, 14 डिवाइड बाय आप जानते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो एक पार्टिकल 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं बेटा। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ एन। ठीक है बेटा, बेसिक्स को रिवाइज करें, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बेसिक्स बहुत पुअर साइड पर हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो आप लोग, ऐसे जेई मैन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेरे जो नोट्स हैं, मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराए उनको रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू।